जी, और कोई? चलिए, कीजिए मुझे लगता है सर। लगभग सभी का परिचय हो चुका है। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। अपने परिचय से ही शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दीप मेडिकल कोचिंग में। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सफर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये सार्थक सफर होगा। हम लोगों को हमारा जो मुकाम है, हमारा जो सपना है, हमारे घर वालों का जो सपना है, उसको पूरा करने में योगदान देगा। तो इस सफर के लिए आज हम ये शुरुआत करते हैं और मैं इस सफर पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं सन 1998 में मैंने एमबीबीएस पास किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वन ऑफ प्रेस्टिजियस कॉलेज है दिल्ली का। काफ़ी अच्छी रैंक जाती है। जो नीट में 100 रैंकर हैं, उन्हीं को वो कॉलेज मिल पाता है। वहीं से पास आउट हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली का ये मेडिकल कॉलेज है। ये दिल्ली का मेडिकल कॉलेज है। मैं यहाँ से एमबीबीएस पास किया। उसके बाद मैंने दिल्ली सरकार में कुछ समय नौकरी भी की एज अ मेडिकल ऑफिसर। और मैंने उत्तराखंड में भी कुछ समय काम किया था। मेरा मन था कि मैं पहाड़ पर जा काम करूं, तो मैंने कुछ समय रूरल लाइफ में भी अपनी प्रैक्टिस की। और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज में आया और सन 2008 का जो इम्तिहान था वो मैंने पास किया। सन 2008 का इम्तिहान पास करने के बाद आज के समय मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, भारतीय राजस्व सेवाओं में काम कर रहा हूँ। और जो आज जॉइंट कमिश्नर के पद पर हूँ। दिल्ली में ही मेरा ऑफिस है, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, यहीं से मैं काम करता हूँ। ये तो रहा मेरा व्यक्तिगत परिचय। मैं नोएडा में रहता हूँ और दिल्ली में मेरा काम है। और ये जो कोचिंग संस्थान है, जिसका नाम दीप कोचिंग संस्थान है, ये मेरा एक सपना है। और इस को पूरा करने में 4 साल से ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया हम सबके जीवन में। मैं अपने जीवन में विशेष रूप से मानता हूँ कि ये जो भी मुकाम मुझे हासिल हुआ, ये उन्हीं के कारण हुआ। और ये हमारी मेरी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मैं नहीं जानता औरों के बारे में, पर अपने बारे में ये पूरे दावे से कह सकता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके कारण हमें जो है ये मुकाम मिला। तो आज जब मैं इस पद पर हूँ, उनके कारण एक बेहतर जीवन जी पा रहा हूँ, तो आज मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं, जो मेरे भाई बहन पीछे छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, गांव में रह गए हैं, उनके लिए कुछ जो भी मुझे आता है वो उनके साथ साझा करूं, उनको भी बताऊं कि आप भी, अगर मैं इस बैकग्राउंड से आकर, मैं भी एक बहुत पिछड़े हुए गांव से, आगरा के पास करीब 20 किलोमीटर दूर वहां से एक गांव है जिसका नाम है एतमादपुर, मैं वहां से आता हूँ। और मैं, वो भी एक पिछड़ा इलाका है। दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों में मेरी पढ़ाई हुई। ऐसी बात नहीं, बहुत ज्यादा कोई सुविधाओं में पढ़ पाया, परंतु उसके बावजूद कुछ मेहनत से और कुछ बाबा साहब के आशीर्वाद से ये सफलता हासिल की। और मैं चाहता हूँ कि वो जो ज्ञान है, वो जो नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इसी उद्देश्य से ये कोचिंग की स्थापना की है, इसी के लिए इसको चलाते हैं। और इसीलिए इसको ये निःशुल्क सेवा जो है, ये देने का इसका मेरा उद्देश्य है। तो ये मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा। इसी काम को मैं अंजाम देना चाहता हूँ और आप लोगों से भी ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। मैं आप लोगों को एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ, वैसे हम ये चर्चाएं लगातार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, पर एक बात सभी से कह सकता हूँ कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को कभी भी एक रोड़ा मत मानिए। आप अभी तक की अपनी एजुकेशन को, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका सपना अटूट है, आपको लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, और कुछ भी हो जाए तो मैं डॉक्टर बनकर ही रहूंगा, ये सपना अगर आपका अटूट है, तो आपको मैं निश्चित रूप से ये भरोसा दिला सकता हूं कि आपको एक सही माहौल, सही मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये कोचिंग संस्थान, जिसमें और लोग भी जुड़े हुए हैं, ये कोचिंग संस्थान आपको प्रोवाइड कराएगा।
और आपके सपने को पूरा करने में भरसक प्रयास करेगा। ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि खाली हमारे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, ये प्रयास दोनों तरफ से होगा। ये प्रयास उतना ही आपकी तरफ से होगा। एज अ टीचर, एज अ गाइड, हमारा काम आपको रास्ता दिखाने का होगा। एज अ कोच हम आपको बताएंगे, पर ये काम कि आपको काम उसको अंजाम तक ले जाना, वो आपका खुद का काम है। उसके लिए आपको भी उतना दृढ़, उतना प्रतिबद्ध होना पड़ेगा जितना प्रतिबद्ध मैं हूं। यदि आप उतनी ही प्रतिबद्धता दिखाएंगे, उतनी ही दृढ़ता दिखाएंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको सफल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। तो आप अपने मन से ये सब चीजों को छोड़ दें कि हम किसी आर्थिक रूप से गरीब हैं। हो सकता है आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी ना हो सकता है आपके 10वीं 12वीं के नंबर बहुत अच्छे ना हो, पर उसके बावजूद भी अगर आप कोशिश करोगे तो आप जो कमी आज तक रह गई है उसको पूरी कर सकते हो। तो ये मेरा आप सभी को संदेश है, ये बात मैं आप सभी को कहना चाहूंगा। और मेरे जो साथी हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हमारे कौन कौन से साथी अब तक जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका परिचय करा दूंगा। आप लोगों के जो सवाल जवाब हो, वो सवाल जवाब आप लोग मुझसे कीजिए, हमें बताइए किस तरह से हम आपके इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। वो जनरल कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम उनको लास्ट में भी लेंगे। अगर आप चाहें तो मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है कि नीट का इम्तिहान कैसे होता है, वो कैसे दिया जाएगा, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं वो प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं ये छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन है, इसको आप लोगों को दिखा रहा हूं, और इससे संबंधित आपके जो भी सवाल आए आप उनको एक जगह कागज पेन लीजिए और उनको नोट करते जाइए। अंत में अपने सवाल जरूर पूछिएगा। अपने यहाँ पर इस कोचिंग संस्थान में, इस संस्थान में आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। ये संस्थान आपका परिवार है, इसको आप अपने परिवार की तरह ट्रीट करें। आप अपने बड़ों की तरह, अपने बड़े भाई की तरह हम लोगों को ट्रीट करें। और पर ये भी अपेक्षा, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे परिवार में होता है, यदि आप गलत कुछ करेंगे, आप सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं हमारे डांट के भी भागीदार बनेंगे। तो ये जो कोचिंग है कोई कॉमर्शियल संस्थान नहीं है, ये हमारे लिए एक सेवा का संस्थान है, हमारा परिवार है। और हम सब लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो आप सभी को अपने भाई बहन जैसा ही मानता है। और उसी हक से आप हमसे बात कर सकते हैं कि सर आप हमें ये बताइए, आपको किसी भी तरीके से कोई डरने की जरूरत। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ फिर आप अपने। एक सेकंड, आपकी मैं आवाज को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो एक सेकंड में आपको म्यूट कर देता हूँ काइंडली, जिससे कि मैं आपकी आवाज ठीक तरह से सुन, मैं अभी आपकी आवाज सुन नहीं। हाँ, तो ये छोटी सी बात थी। हम लोग आगे ये सब बातें करते रहेंगे समय समय, निश्चित रूप से रोज हमें ये क्लासेस करनी है, तो ये हम रेगुलरली सवाल पूछ सकते हैं। मैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो आप लोग चाहते हैं कि क्या क्या, किस तरह से पढ़ाई होगी, क्या क्या चीजें होंगी, उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। क्लासेस जो होंगी आपकी हफ्ते में 5 से 6 हफ्ते तक होंगी, 5 से 6 दिन होंगी। एक हफ्ते में आपकी 5 या 6 क्लासेस होंगी। एक बार की क्लास का समय लगभग 2 घंटे रहेगा। 2 घंटे आपकी एक दिन की क्लास होगी, और हर रोज लगभग ये क्लास होगी, एक दिन कोई छुट्टी होकर। वो दिन क्या रहेगा वो आप लोगों की सहमति से भी हम तय करेंगे। क्लासेस का क्या समय रहेगा, क्लासेस का समय सुबह का समय रहेगा, जहां जो अभी हमारी सभी फैकल्टी से तय हुई है बात कि हम लोग ये क्लास सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लास किया करेंगे। तो हम लोग ये क्लास जो है 7:30 बजे शुरू करेंगे। बीच में एक दिन की छुट्टी रहेगी, बाकी दिन नियमित रूप से ये क्लास होगी। आप में से कईयों का सवाल था भाषा संबंधी कि भाषा, क्योंकि काफी सारे छात्र हो सकते हैं हिंदी से आते हों,
तो हिंदी वाले छात्रों के लिए हम निश्चित रूप से अपना स्टडी मटेरियल, जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें बातचीत जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं इसी तरह से क्लासेस होंगी। स्टडी मटेरियल जरूर आपको जो हम रेगुलरली दे पाएंगे वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि सारा हिंदी में मटेरियल जोड़ना अभी के समय में संभव नहीं है, नंबर एक। परंतु ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है, साथ साथ हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपको हिंदी में भी वो मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए बराबर। ये हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे, परंतु इसका पूरा वादा 100% वादा नहीं कर रहे हैं। अपने लिए एक चॉइस लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनकी हिंदी करना, क्योंकि हम सभी लोग लगभग जो जुड़े हुए हैं वो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी का मटेरियल प्रोवाइड करा पाएं, और हिंदी में ही मतलब जो भाषा है वो हमारी आम बोलचाल की भाषा क्लास में रहेगी। तो हिंदी वाले छात्र घबराएं नहीं, हिंदी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। परंतु अब दूसरी बात पर मैं आता हूं, यहाँ एक बहुत बड़ा परंतु है, उसका आप सभी को ध्यान रखना होगा। वो परंतु ये है कि यदि आप इसी स्टेज से, आप जब नीट की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को यदि इंग्लिश में ले जाएं तो बहुत बेहतर होगा। क्यों? इसका बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि हो सकता है आप किसी तरह से नीट पास कर जाएं, यदि आपने मेहनत की, आप अपनी भाषा के बावजूद, हिंदी के बावजूद मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। परंतु मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है और जो मेडिसिन की सारी बुक्स हैं, मेरी जानकारी में जब तक हमने एमबीबीएस की थी तब तक कहीं भी हिंदी मीडियम से एमबीबीएस नहीं होती, और मेरी जानकारी में आज भी नहीं होती। मेडिकल की जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में है। तो अगर आप लोग अभी से अपना माइंड सेट बदल लेंगे, देखिए भाषा कोई रुकावट नहीं है, हमारी सोच रुकावट है। तो यदि आप अपनी सोच को एड्रेस कर पाए कि हम अपनी जो अपने दिमाग में जो विचार हैं उनको ठीक कर पाए, तो आप लोग किसी भी भाषा को आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यही बात इंग्लिश भाषा के लिए भी कहूंगा। आप लोग जो हिंदी भाषी हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोग भी धीरे धीरे कोशिश करके इंग्लिश में आइए, क्योंकि अगर यहाँ आप नहीं करेंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज में बहुत दिक्कत होगी। तो जो काम हमें आज नहीं तो कल करना है, अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना बिल्कुल अटूट है कि आपको बनना ही है, तो फिर आपको ये समझना होगा कि आपको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको एमबीबीएस में इंग्लिश में ही सारे विषय पढ़ने हैं। तो क्यों ना वो काम हम आज से ही शुरू कर दें। ठीक है, तो ये बात मेरा सभी हिंदी भाषी छात्रों को रहेगा निवेदन। क्लास का समय मैंने आप सभी को बता दिया। जो हमारी नीट की क्लासेस होती, नीट का एग्जाम किस तरह से होता है उसके बारे में मैं 2 मिनट आप लोगों को एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो बता देता हूं कि किस तरीके से नीट का एग्जाम होता है। आप लोगों को वैसे ये आइडिया होगा, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इम्तिहान को अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब हम इम्तिहान के पैटर्न को ठीक से समझ लेंगे तो हमारे लिए जो रास्ता है, जो हमारा सफर है, वो बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आप लोगों को जो है एक बेसिक सा प्रेजेंटेशन है, बेसिक सा वो है कि आप लोग जरूर समझिए कि ये एग्जाम होता क्या है। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक, जिससे हम क्या बन सकते हैं। यदि आपका सपना डॉक्टर बनने का है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये इम्तिहान, ये एक ऑल इंडिया इम्तिहान है, और ये ऑल इंडिया इम्तिहान यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आपको देना होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैसे तो मैं मानता हूं कि आप सभी के विचार इस मामले में बिल्कुल पक्के होंगे, पर फिर भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर बनने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मैं ये गिनवाना चाहूंगा आपसे। एक सेकंड, आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। आप अगर, है ना, एक बार बात खत्म हो जाएगी तो सवाल जवाब का दौर भी है। ठीक है, सवाल जवाब
आपका दौर यहाँ पर है, तो उसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं। यदि समाज में आप एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि पूरा समाज आपको सम्मान के साथ देखे, तो आपको डॉक्टर का पेशा अपनाना चाहिए। ये एक ऐसा पेशा है जिसकी में कभी रिटायरमेंट नहीं होती। ठीक, आप कहीं भी और कभी भी चलते फिरते एक कलम की जरूरत है, उस कलम की ताकत से आप कहीं भी इस पेशे को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप शहर में रहें, गांव में रहें, आप देश में रहें, विदेश में रहें, ये एक ऐसा पेशा है जो हमेशा आपके साथ चलता है। ठीक है, ये ऐसी नॉलेज है जो आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है, और ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा सम्माननीय, पूरी दुनिया इसको सम्मान की नजर से देखती है। दूसरा, आपको सेवा करने का, अगर आपके सच्चे मन में कुछ जीवन में सेवा करने की इच्छा है कि मैं कुछ अपने जीवन में करना चाहता हूं, किसी के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूं, तो एक ऐसा पेशा है जो हर रोज आपको ये मौका देता है कि किसी जरूरतमंद के को आप कुछ मदद कर सकें, कुछ उसके लिए कर सकें। सबसे सेटिस्फाइंग पेशा है। आप एक स्वस्थ जीवन जीते हैं और खुश जीवन जीते हैं। ठीक, आप में से बहुतों के माता पिता का ये ड्रीम हो सकता है, आपका खुद का सपना हो सकता है। उसके अलावा, ड्रीम के अलावा, जो आपका सैलरी है, जो वेतन है, अगर हम भारत में भी देखें, आज मैं आईएएस ऑफिसर बनने के बावजूद भी ये पाता हूं कि मेरा वेतन मेरे साथ के, इवन अगर मैं अपनी नौकरी को कंटिन्यू करता तो मेरी सैलरी उससे भी ज्यादा होती। तो मेरे को कहीं ना कहीं उस वेतन का भी नुकसान है। सारे डॉक्टर्स को किसी भी आईएएस ऑफिसर, किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी से 25% तनख्वाह ज्यादा मिलती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। 25% तनख्वाह हर किसी भी जगह आप रहे आपको एक्स्ट्रा मिलती है, तो हर जगह आपको एक अच्छा वेतन मिलता है। जॉब सिक्योरिटी, मैं आज तक एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रहा। जब से मैं डॉक्टर बना तो आज तक का दिन है, करीब लगभग मुझे डॉक्टरी पास किए हुए आज 22-23 साल होने जा रहे हैं। तो 23 साल में मैं एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहा। जिस दिन मैंने एमबीबीएस पास की, उससे अगले दिन ही इंटर्नशिप शुरू हो गई। जिस दिन इंटर्नशिप खत्म हुई उसी दिन जेआरशिप शुरू हुई, हाउस जॉब शुरू हुआ। उससे अगले दिन जब हाउस जॉब खत्म हुई, हाउस जॉब खत्म होने से पहले नौकरी लग गई। 3-4 नौकरियों के ऑफर रहे, अपनी सुविधा से जहां नौकरी करनी थी वहां की। फिर एक समय सोचा कि नहीं, आईएएस ऑफिसर बनने की कोशिश करते हैं, वो इम्तिहान दिया, वहां भी ये मेडिकल की पढ़ाई। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपना आईएएस का एग्जाम भी मेडिकल साइंस लेकर ही किया। बहुत सारे स्टूडेंट जो आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, वो बहुत बिरले ही लोग ऐसे हैं जो मेडिकल साइंस लेकर सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करते हैं। मेडिकल साइंस का पेपर लेकर, मेडिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट लेकर ही आईएएस एग्जाम किया। जी, तो आप लोग करने में थोड़ा लेट हो गया सर। कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करिए। आप अपने को म्यूट रखिएगा प्लीज। ठीक है, हम आप अपने कर रहा हूँ सर। सर ये कोचिंग का मतलब क्लासेस कब से? अभी रुक जाइए, अभी हम लोग कुछ जनरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो काइंडली आप थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा एक धैर्य रखें। हम जरूर उन सवालों पर भी आएंगे। अभी हमने सवाल जवाब शुरू नहीं किए, अभी हम बुनियादी बात पर ही बात कर रहे हैं। आप अगर बार बार मीटिंग को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। काइंडली आप अपना माइक्रोफोन बंद करिए। ठीक है, प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है। और अगर कोई नहीं करेगा तो उसे हमें इस मीटिंग से हटाना। काइंडली आप मीटिंग को ठीक से चलने दें। चलिए, तो ये रही बात नीट के इम्तिहान की। क्यों डॉक्टर बनना चाहिए, इसके 1000 कारण हैं, इतनी जल्दी में आपको इससे ज्यादा नहीं गिना पाऊंगा। नीट का इम्तिहान सीबीएसई, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो लेता है। पहले ये एग्जाम ऑल इंडिया, हमारे समय में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था। बाद में रिसेंट टाइम में, उस समय का सिस्टम काफी अलग था, आज से काफी डिफरेंट था।
तो ये नीट का इम्तिहान हुआ, जो कि एक अच्छी चीज है। आज आप लोगों को मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस के एग्जाम नहीं देने पड़ते। इसका नोटिफिकेशन आमतौर में हर साल जनवरी के महीने में आ जाता है, पर ये साल विशेष है क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है, तो इस कारण सारी चीजें, सारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। आमतौर पे जनवरी में ये अनाउंस होता है, मई के महीने में इसका इम्तिहान होता है, ठीक है, और मार्च तक इसकी लास्ट डेट होती है। तो ये चीज, ये डेट्स आपको नॉर्मली याद रखनी है। इस साल का इम्तिहान हमारे हिसाब से शायद जुलाई महीने में हो, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। तो एंड ऑफ द जून में होगा, क्योंकि मई महीने तक हमारे सीबीएसई के जो एग्जाम है, 12वीं के एग्जाम है, वो चलेंगे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप में से कोई भी इसको कर सकता है। ये एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये आप लोगों को जरूर ध्यान से सुननी चाहिए कि ऐसा ना हो आप तैयारी करते रहे और बाद में 2 साल भर बाद आपको पता चले मैं तो एलिजिबल ही नहीं था। तो इसमें जो एलिजिबल है, भारत का सिटीजन होना आवश्यक है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेश के कुछ नागरिक भी, ओवरसीज ओसीआई होते हैं, वो भी इसमें अलाउड हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अभी हम उनकी बात कर रहे हैं। कुछ राज्य हैं जिनको एक कोटा मिला हुआ है। आधार कार्ड इसके लिए होना आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप नीट का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। आपकी न्यूनतम आयु, एज, मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल है। रिजर्व कैटेगरी के लिए वो एज 30 साल है। क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए, वो चाहिए आप 12वीं पास होने चाहिए, या 12वीं का पेपर दे रहे हैं तब भी आप ये इम्तिहान लिख सकते हैं। तो जो बच्चे इस साल 12वीं का इम्तिहान लिख रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इम्तिहान लिखें, इसी साल पास करें नीट को, और तुरंत मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट हो आपके पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए इसमें अनिवार्य हैं, और इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना आवश्यक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इंग्लिश जरूरी है, आनी चाहिए, ठीक। इसमें 50% मार्क्स आपके 12वीं के इम्तिहान में आए हुए होने चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% मार्क्स आवश्यक है। बाकी जो 3 विषय हैं जिनमें ये एग्जाम होता है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 हिस्से हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जो सवाल आते हैं नीट के इम्तिहान में, 180 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 3 घंटे में करने होते हैं। 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स, 45 जूलॉजी और 45 बॉटनी। तो इसमें आधा हिस्सा, इस इम्तिहान का आधा हिस्सा बायोलॉजी है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बायोलॉजी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग आधे सवाल, आपके पूरे आधे सवाल आपको कहां से आएंगे, बायोलॉजी से आएंगे। एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में होता है, आज की तारीख तक यही स्थिति है, बाद में बदल जाए कोई हम नहीं कह सकते। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जैसे आज आपने जो टेस्ट दिया उसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आपको एक सही जवाब उसमें से चुनना होता है। विषय आपको मैंने बता दिए हैं। 180 मिनट में ये 180 क्वेश्चन करने होते हैं। इसका मतलब हर मिनट में आपको एक सवाल का जवाब देना है, पढ़ना है, उसका आंसर करना है। 8 भाषाओं में, ना केवल ये इंग्लिश, हिंदी, बल्कि और क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये इम्तिहान दिया जा सकता है। आप तमिल में इस इम्तिहान को दे सकते हैं, असमी भाषा में दे सकते हैं, बंगाली, गुजराती, मराठी, ये केवल जो क्षेत्रीय भाषा है उनके लिए है। परंतु ये जरूर कहूंगा कि हम सबको, देखिए, आगे चलकर इंग्लिश का सामना करना है, तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड, हमें तैयार रहना चाहिए इंग्लिश के लिए। हर सही क्वेश्चन के, ये जो 180 क्वेश्चन आते हैं, हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, और गलत क्वेश्चन का 1 नंबर काटा जाता है। तो 180 नंबर से आपके 720 नंबर बनते हैं। आपको 720 नंबर में से ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होते हैं। और ना केवल यहाँ पर पास होना, इस एग्जाम को पास जरूरी है, बल्कि अच्छी रैंक, अच्छे परसेंटाइल पर आना, टॉप पर आना जरूरी है। तभी आपको आपके मनपसंद मेडिकल कॉलेज में
जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों की भी स्थिति सभी की एक बराबर नहीं है। तो जो मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं वहां पर जो स्कोर है वो ज्यादा जाता है, तो उनके लिए आपके पास स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अब इनकी कुछ छोटी छोटी बातों पर आ जाते हैं, बस आखिरी हिस्से में, लास्ट 2 स्लाइड्स हैं। हमें नंबर 1 नीट का सिलेबस ध्यान से, बहुत ध्यान से, हम आपको एक दिन पूरे दिन केवल सिलेबस ही पढ़ाएंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट रहना चाहिए। जब वो फिट रहेगा तभी आप उसे कर पाएंगे। दूसरा, आपका एक प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए। जैसे हमने 5 महीने का समय, ये कोचिंग हम पिछले मार्च में शुरू करना चाहते थे, परंतु कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। अंततः मैंने ये तय किया, नहीं, मैं इस कोचिंग को करूंगा, और मैंने हार कर जनवरी में इसको अनाउंस किया, और इसीलिए आप लोगों को बहुत कम समय भी मिला है। हम इसको 9 या 10 तारीख को ही अनाउंस कर पाए थे। अपना माइक्रोफोन बंद कर दें। अच्छा, इसके अलावा आपको जो स्टडी मटेरियल है वो अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही चलता फिरता हुआ स्टडी मटेरियल आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक। फिर आपको बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये जैसे आज हमारा टेस्ट हुआ है, जब कोचिंग में हम नियमित रूप से लगभग हर हफ्ते आपको इसी प्रकार का एक टेस्ट देंगे, हफ्ते 10 दिन में एक टेस्ट आपको देंगे, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करें। और ना केवल हम करवाएंगे, आपको घर पर भी अपना एक नियम बनाना है कि मुझे रोज 30 से 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोज करने हैं यदि मुझे ये एग्जाम पास करना है। मॉक टेस्ट, ठीक है, हम ऐसा ना करें कि अपनी जैसी भी तैयारी हुई पढ़ाई करते रहें रट्टू तोते की तरह और सीधे जाके एग्जाम में बैठ जाएं, वो बिल्कुल गलत होगा। हमें उससे पहले कई बार मॉक टेस्ट करने होंगे। ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी कि आपके हम समय समय पर फुल स्केल मॉक टेस्ट, पूरे 3 घंटे का मॉक टेस्ट बार बार आपसे करवाएं, जिससे आपको प्रैक्टिस रहेगी कि आपको एग्जाम वाले दिन कैसे ये टेस्ट देना है। अपने आप को स्वस्थ रखना और स्ट्रेस फ्री रहना। एग्जाम पास करने के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जितना खुश रहेंगे, जितने स्वस्थ रहेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा ये इम्तिहान आपके लिए। पर यदि आप बहुत लोड लेकर बैठ गए कि नहीं नहीं, मैंने ये वो डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर बनने के लिए कुछ भी करूंगा, और आप पागल के तरह से पढ़ाई करते हैं बिना किसी प्लानिंग के। पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, मेहनत करने से भी ज्यादा जरूरी है प्लानिंग करना। आप अपनी प्लानिंग करिए, फिर प्लानिंग के अनुसार मेहनत करिए, वो बहुत जरूरी है। अपने को स्वस्थ रखना, टेंशन फ्री रखना बहुत जरूरी है। और किसी रट्टू तोते की तरह मत पढ़िए, सोच समझ के पढ़िए, क्या एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें ध्यान देना है। ठीक है। तो आखिर में इसकी काउंसलिंग होती है, जिनका जो भी आपका स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की डेट्स हर साल बदलती रहती हैं, तो जो आपका रिजल्ट आएगा उस पर ये निर्भर करेगा। तो ये कुल मिलाकर रही हमारे इसकी बात। कोचिंग से संबंधित बुनियादी बातें मैंने आप सभी को शेयर कर दी हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो फैकल्टी के अन्य सदस्य हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे फैकल्टी के जो अन्य सदस्य हैं, मुझे क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे कितने साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं नाम बता देता हूँ, हमारे साथी शायद अपने आप अपने को आइडेंटिफाई करा देंगे। तो हमारे जो साथी साथ में रहेंगे वो है डॉक्टर सुशील कुमार। डॉक्टर सुशील कुमार मेरे साथी हैं, मेरे सहपाठी हैं। मेडिकल हमने एक साथ ही एमबीबीएस पास की, और उसके बाद मैं थोड़ा इधर सिविल सर्विसेज में आईएएस में आ गया, परंतु मेरे साथी वो अभी भी मेडिकल उसमें ही हैं। वो ईएसआई हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसका जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जहां एक्सरे जो सबसे ज्यादा डिमांडेड डिपार्टमेंट है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर सुशील कुमार। वो आपको मेरे साथ मिलकर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हमारे साथ में कुलदीप सागर होंगे। कुलदीप सागर जी बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, भारत सरकार में अभी कार्यरत भी हैं, बहुत ही योग्य टीचर भी हैं। उनको अच्छा अनुभव है नीट की कोचिंग का भी,
उन्होंने ये काम पहले भी किया हुआ है, तो वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ उमेश कुमार जी रहेंगे। उमेश कुमार जी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है दिल्ली का, वहां से पास है, वो हमें फिजिक्स पढ़ाएंगे। हमारे साथ में मिस्टर ताहिर होंगे, जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मिस्टर ताहिर पीएचडी हैं केमिस्ट्री में, आईआईटी से एमटेक हैं, वो हमारे साथ रहेंगे और हमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो ये हमारी फैकल्टी का छोटा सा परिचय हुआ। मैं अब चाहूंगा कि हमारी फैकल्टी बारी बारी खुद से अपना परिचय दे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर सुशील कुमार को। अगर डॉक्टर सुशील कुमार इस मीटिंग में है, क्योंकि मैं अभी उनको नहीं देख पा रहा हूं, तो वो काइंडली ज्वाइन करें और अपनी स्क्रीन शेयर करें और हम सबको अपने बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर सुशील कुमार। हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। आई एम डॉक्टर सुशील कुमार। हेलो। यस सर। आई हेलो, आई एम डॉक्टर सुशील कुमार। जैसा डॉक्टर प्रवीण ने बताया है, मैं आपको बायोलॉजी में आपका मेंटर रहूंगा। डॉक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं कि बायोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। टोटल नीट का 50% ये कवर करता है। बायोलॉजी इज ए वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, बट आपको बड़े ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है अगर हम उसको समझ के पढ़ें, क्योंकि बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। हम सभी का इंटरेस्ट रहता है कि हमारा जो शरीर है वो कैसे काम करे। हेलो। यस सर। हमें आ रही है? हाँ प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी जी। यस सर। तो मेरे ख्याल से नीट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। नीट में 180 जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं। बायोलॉजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू जूलॉजी एंड बॉटनी। तो हम लोग एक सिलेबस इस तरह से प्लान करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट जो ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे उन पे हम पहले फोकस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उन सब्जेक्ट्स को समझ पाएं, आसानी से समझ पाएं, और अपने जो है जो भी डाउट्स होंगे आप हमको शेयर करेंगे। हम उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, भाषा से आप घबराना नहीं। भाषा कोई भी आपकी हिंदी भाषा हो सकती है, इंग्लिश भाषा हो सकती है। भाषा इज ओनली ए मीडियम टू ट्रांसफर योर व्यूज ऑन एनी सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। हम किसी भी तरीके से सब्जेक्ट को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सब पेपर दोनों भाषाओं में शुरू में आता है। एंट्रेंस में इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में आता है, और प्रादेशिक भाषाओं में भी आता है। तो जो बच्चे सिंसियरिटी से पढ़ेंगे, डेडिकेशन, मेहनत से पढ़ेंगे, पेपर देने में कोई समस्या नहीं आएगी। आगे समझने की बात है, आगे एडमिशन हो जाता है तो आप मेहनत करके, जो आदमी नीट में एडमिशन ले लेगा वो मेहनत करके आराम से चल जाएगा, उसमें मेडिकल कॉलेज में आराम से चल जाएगा। और इसमें पढ़ाई करने के लिए अभी हमारे पास समय कम बचा है, 3 महीने बचे हैं। टेंटेटिव डेट इज इन मई 2021 फॉर नीट। तो हमें उसके हिसाब से प्लान करना है। सबसे बड़ा प्लान, आपका पहला प्लान यही है कि आपने एक कोशिश की है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, वेरी गुड प्रोफेशन। डॉक्टर साहब ने सारे फायदे आपको बताए, प्लस पॉइंट बताए हैं। एट द एंड इट्स स्टिल द नोबलेस्ट ऑफ द प्रोफेशन। इस जैसा नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है। और दूसरा, जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसमें। आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, आप लोग नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया स्टेप है। फर्स्ट ऑफ द स्टेप आपने, फर्स्ट ऑफ द हिंड्रेंस आपने पार कर लिया है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है, एक यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि आपको प्लान आपने बना लिया, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आया है। तो आप अपने प्लान बना के, 3 महीने का प्लान बना के आप चलिए, और उसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करिए। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डेडिकेशन, सिंसियरिटी
और सब्जेक्ट की समझ बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज द की फैक्टर फॉर द प्रिपरेशन। आपको अपने समय को कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज द की फैक्टर। अधिक से अधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। आपको सिलेबस का बहुत ध्यान से देखना है कि सिलेबस हमारा जो नीट सिलेबस कवर करता है, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, उसमें आपको बहुत फोकस करना है। और हमें उसी में जो ज्यादा स्कोरिंग है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहां से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं और आप अपनी श्योरिटी पोजीशन बना सकते हैं। इट्स ए टफ सब्जेक्ट, टफ एग्जाम, बट डेडिकेशन, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क से एवरीथिंग इज पॉसिबल। सही कह रहा हूँ। हेलो, ओवर टू यू डॉक्टर प्रवीण। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण पहल के लिए अपने इतने बिजी शेड्यूल से, मैं समझता हूं कि आप बेहद बिजी रहते हैं, उसके बावजूद पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, ऑफिस की भी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, और उसके बावजूद आप इस कॉज के लिए आगे आए हैं। तो मैं सभी की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, पूरी सोसाइटी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने दूसरे साथी उमेश जी को इन्वाइट करूंगा कि उमेश जी अपने बारे में बताएं हम सबको, और प्लानिंग भी बताएं कि वो हम कैसे इसको पढ़ने जा रहे हैं। उमेश जी, उमेश कुमार जी। हेलो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपने आप को म्यूट रखें। जी उमेश जी। ओके, सभी को दीप कोचिंग में स्वागत है। आप सबने, जैसे डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर सुशील ने बोला है कि आप सभी ने नीट की तैयारी के लिए जो पहला कदम उठाया है वो बहुत सही है। तो हम लोग, डॉक्टर प्रवीण, मैं और जो मेरे बाकी साथी हैं, जो बहुत पहले से ये चाहते थे कि जो नीट कोचिंग है, जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इतने महंगे कराते हैं, हम उसको फ्री कोचिंग दी जाए, उन बच्चों को दी जाए जो इन महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग सभी का ये सपना है कि हम अपने जो सोसाइटी है उसके उन छात्रों को जो इस कोचिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं, हम उनको अच्छी कोचिंग दें, हम अपना समय निकाल के उनकी साथ तैयारी करवाएं और उनमें उनको इस नीट में सफल कराएं। तो जैसे बाकी मेरे साथियों डॉक्टर सुशील और डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि इसमें हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे और अपना पूरा समय देंगे, पर उसके साथ में आप लोगों का मेहनत और समय बहुत ज़रूरी है। आप लोग उस चीज़ को कभी छोड़े नहीं कि मैं नीट नहीं कर पाऊँगा या किसी वजह से कि मेरे को ये परेशानी है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको हल कर सकें, पर आप इस अपने जो आपने पाथ चुना है उस पे आप दृढ़ रहें और इस कोचिंग और प्लस इसकी अपनी मेहनत में पूरी तरह से संकल्प रहें। तो बाकी मैंने, जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया, मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की। उसके बाद आज मैं एक एमएनसी में जॉब कर रहा हूँ सीनियर पद पे, और मेरा काम बेसिकली टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी बनाना है। तो मैं आप सबको फिजिक्स में मदद करूँगा। और जैसे कि मेरे साथियों ने बोला कि हम लोग ने ज़्यादातर अपनी पढ़ाई इंग्लिश में की है, पर नीट जो है बाकी हिंदी में भी है और बाकी भाषाओं में भी है। तो आप लोग भाषाओं को अपना अवरुद्ध मत मानिएगा और ये मत सोचिएगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं इसको नहीं क्लियर कर सकता। आप उसमें आप फोकस रखिएगा और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, पूरा साथ देंगे आपका, और ताकि आप लोगों को जो भी परेशानी आ रही है, जो भी टॉपिक समझने में मुश्किल है, उसको हम समझा सकें, उसको क्लियर कर सकें, तो आप लोगों के डाउट और आपकी नीट की प्रिपरेशन करा सकें। तो इसमें यही है। बाकी अभी जो आप दोनों के सवाल हैं, जब सारे हमारे साथी एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे लेंगे, इसके बाद टाइमिंग वगैरह सब डिस्कस की जाएगी। कोशिश हमारी ये है कि मॉर्निंग में रखी जाए ताकि आप लोग
का शेड्यूल रहेगा, ताकि मॉर्निंग में करके फिर आपका जो डेली शेड्यूल है उस पर रहे। इसके अलावा मॉक टेस्ट रहेंगे तीनों के मिला के, प्लस सब्जेक्ट वाइज भी हो सकते हैं रहेंगे। तो बस मेन चीज़ आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग फोकस रहें, अपना पूरा समय दें बस, ताकि ये जो आखिरी पड़ाव है, जो 3 महीने हैं इनमें अच्छी सी मेहनत करके अच्छे से एग्ज़ाम दें और उसमें सफल हों। थैंक यू उमेश जी। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक साथी कुलदीप सागर जी हैं, उनको शायद ज्वाइन करने में कुछ इशू आ रहा है। तो जैसे ही जुड़ पाते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट वाले टूल्स में एक समस्या यही रहती है इसको उनको समझना। तो जैसे ही जुड़ते हैं तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि आप लोगों के जो भी सवाल हों तो हाँ, आप लोग हमें अपने सवाल जवाब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवालों को, ताकि हम लोग मिलकर आपके जो भी सवाल हैं उनको एड्रेस कर सकें। जी। और सवाल पूछने में आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फ्री फील करें, ठीक है? कोई संकोच ना महसूस करें। आज से ही अपने आप को संकोच मुक्त करें, अपने व्यक्तित्व को बेहतर करें। तो इसके लिए आप लोग अभी से काम शुरू कर दें। उसमें एक सलाह और है कि जब आज भी और आगे जब क्लासेस होंगी तो आप सबसे पहले अपना रेज हैंड करके एक इसमें बटन है उस पर क्लिक करें, तो हम में से एक आपको बोलेगा कि आप बोलिए, क्योंकि क्या होगा नहीं तो एक साथ कई लोग बोलना शुरू करेंगे। तो इसलिए पहले आप रेज हैंड करिएगा, फिर एक एक करके सवाल पूछिए। पॉज तो नहीं है? नहीं, पॉज नहीं है। किसी का सवाल कोई रेज करिए। रजनी, आपका कोई सवाल था शायद? हाँ, जय। मैक्सिमम एज लिमिट शायद नहीं है। हाँ जय, ये वो स्लाइड में वो शायद गलती से रह गया। आज की तारीख में मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। वो अभी 2000 शायद 8 में या कुछ, मतलब कुछ साल पहले ही ये मैक्सिमम एज लिमिट हटा दी गई है। ओके। रजनी, सर जो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम क्या होगा? और ऑनलाइन क्लासेस का टाइम 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक होगा। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है? ये नॉर्मली अभी टाइम है, परंतु ये टाइम आपकी सुविधा और फैकल्टी की सुविधा, दोनों की सुविधा के अनुसार होगा। तो हम लोग आपसे भी ये फीडबैक चाहेंगे, क्योंकि हम लोग भी आपसे पहली बार ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों को आपको भी समझने का मौका मिलेगा, आपकी जरूरतों को, आपकी प्रायोरिटीज को समझने का मौका मिलेगा। उसके अनुसार यदि जरूरी हुआ तो हम इस समय को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यही चीज फैकल्टी पर भी लागू है, तो उनके अनुसार भी इस समय को थोड़ा बहुत तब्दील किया जा सकता है। पर क्लास का समय प्रतिदिन 2 घंटे का 2.5 घंटे के करीब रहेगा, और ये आने वाले समय में समय और बढ़ सकता है। जी। सर नाइट को होगा या मॉर्निंग को? सुबह सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक, ठीक है जी। और कोई सवाल? सर मेरे से क्वेश्चन है सर। हाँ जी, पूछिए। हाँ शिवेंद्र। सर मैं संजय सर। हाँ पूछिए। सर मेरे से क्वेश्चन है सर मुझे। हाँ बोलिए। हेलो जी। सर, मैं आपको सबसे पहले बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पढ़ाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता सर। मैं हमेशा सोचता था कि मैं कुछ करूँ, डॉक्टर बनूं, बट मेरे मम्मी पापा भी यही बोलते थे कि बेटा इतना हमारे पैसा नहीं, पढ़ाई कोई महत्व नहीं। तो सर मैं बहुत खुश हूँ सर कि आप मेरे जीवन में एक सहक मिले। कोई आपका महत्व बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। पढ़ना लिखना बेकार है, और लेकिन सर जहाँ पढ़ा वो मेरे साथ दिए कि बेटा पढ़ना है, छोड़ना नहीं। तो आज मैं वो सर लोग की बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सर आप लोग को भी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पा रहा था।
कि मेरे पास इतना पैसा नहीं सर कि मैं कोचिंग कर सकूं अच्छी बड़ी इंस्टीट्यूट में सर मैं इसके लिए बहुत बहुत सर आपका आभारी हूँ सर। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपका जज्बा है इसको बरकरार रखिएगा, मेहनत पर कभी भी वो मत रखिएगा, अपने संकल्प को बना के रखिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। कोई और सवाल? आई हैव अ पर्सनल सर। हाँ जी बोले। सर जो क्वेश्चन है मेरा है कि सर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सर हमारे जो बिजी शेड्यूल में है, तो लाइव क्लासेस अगर हम अटेंड नहीं कर पाए तो सर क्या करेंगे? अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लिए सर बेनिफिशियल रहेगा सर। इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे, आपने ये बोला जी। मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे कि हमारे हम लोग मैं BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में भी इस साल प्रमोट हो गया और पेंडेमिक के कारण, तो सर क्लास तो रहेगा तो सर सब पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा, तो सर आप लाइव क्लासेस लेंगे तो हम लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो सर इसके लिए आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे ना सर तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सर। ठीक। आपका क्या नाम है? सर विशाल गुप्ता सर। ओके विशाल गुप्ता। विशाल आप एक बात को महत्व को समझे कि देखिए लाइव क्लासेस का अपना एक बेहद महत्व है, ठीक है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो हो सकता है यूट्यूब पर आजकल तमाम वीडियोस रहते हैं, स्टडी मटेरियल की बात करें तो वो भी बहुत सारा रहता है, परंतु एक संस्थान का, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अपना एक रोल है, वो आपको बांधता है, तो आपको ये उसकी अनिवार्यता को जरूर समझना होगा। परंतु यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे ये उन बच्चों को जो नियमित रूप से क्लासेस कर रहे हैं, यदि आप कभी कभार क्लासेस नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप नियमित रूप से एब्सेंट हैं तो हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा, आपने ये सवाल उठाया है, तो हमारा जो क्राइटेरिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर एक कंफ्यूजन है कि क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या आज जो टेस्ट हुआ उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा? ऐसा नहीं है। आपका जो एडमिशन है वो 5 वेरिएबल्स पे, 5 अलग अलग चीजों पर निर्भर करेगा। उसमें से आज जो टेस्ट हुआ है वो एक है, इसके बाद 10 दिन बाद हम दोबारा से एक टेस्ट लेंगे, उसके भी हम मार्क्स को असेस करेंगे। आपका जो प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपने जो स्कूलिंग में नंबर हासिल किए हैं 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, उनका भी योगदान होगा। आपकी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति को भी हम ध्यान में रखेंगे। हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे बच्चे जिनकी जरूरत ज्यादा है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से आते हों, आर्थिक रूप से वंचित हों या किसी सामाजिक रूप से वंचित हों, उनको हम प्राथमिकता देंगे बाकी बच्चों पर। तो ये हमें समझना है कि हमारा कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, इन सब पर मिलाकर। और उसमें एक क्राइटेरिया और है कि आपकी ये जो अगली 10 क्लासेस होंगी इसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को लेकर कितने सीरियस हैं, क्योंकि यहाँ कोचिंग में हमें केवल सिंसियर स्टूडेंट्स की, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स की जरूरत है। तो ये मेरी सभी से गुजारिश होगी कि ये 5 क्राइटेरियाज हैं, आप अपने, क्योंकि यदि आप सिंसियर नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के बहुत ही कम उम्मीद रह जाती है। हमारी ऐसी कोई समझ नहीं है जो ये मानती हो कि हम बिना मेहनत किए हुए इस इम्तिहान को पास कर लें। तो हमें केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ काम करना है जो अपने कॉज के लिए कमिटेड हो। और यदि आप रेगुलरली क्लास अटेंड करने का कमिटमेंट भी नहीं शो कर पा रहे, तब थोड़ी समस्या है, तब आपको कंसीडर करना पड़ेगा अपने डिसीजन को। तो ऐसे में हाँ, ये बात पक्की है कि अगर कोई आपकी आवश्यकता है, किसी मजबूरी के कारण आप कुछ क्लासेस नहीं करना चाह रहे, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस हम आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। परंतु ये बात भी आप ध्यान रखें कि आपकी रेगुलरिटी ही आपकी फीस है। आप नियमित रूप से अगर क्लासेस कर रहे हैं
तभी कंटिन्यू कर पाएंगे, अन्यथा हम आपका नाम काट देंगे। और आप सबकी सूचना, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि हमारी सिविल सर्विसेज की कोचिंग में हमने 200 बच्चे एनरोल किए थे, उनमें से 47 स्टूडेंट्स को हमने डिसएनरोल कर दिया, उनका नाम हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे नियमित रूप से क्लासेस नहीं कर रहे थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, आप यदि इस कंडीशन में ना हो तो बेहतर है आप शुरू ना करें, परंतु एक बार अगर आप सफर शुरू कर रहे हैं तो प्रतिबद्धता के साथ करिए। ठीक है, ये बात मैं मैसेज आपको बिल्कुल लाउड एंड क्लियर देना चाहूंगा कि हमारे कोई इसे परोपकार ना माने, हमें आपसे फीस चाहिए, पूरी फीस चाहिए, और वो फीस आपकी मेहनत है। जितनी मेहनत आपकी फैकल्टी आपके लिए करेगी उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपसे अपेक्षित है। बट सर जी हाँ। सर जो 12th क्लास में है हाँ उनका सर प्रैक्टिकल भी होगा सर वो? हाँ, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको हम जो भी उनको आवश्यक रियायत चाहिए वो हमें बताएं। देखिए, ये जो कोचिंग है, जैसा मैंने पहले कहा, ये कोचिंग एक परिवार की तरह है। यदि आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकता जेन्युइन है, आपकी कोई और भी आवश्यकता हो सकती है, तो आप हमें निश्चित रूप से उसे बताएं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इस समय तक इतने दिन नहीं रहूंगा। परंतु मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी ये बोलूंगा कि भाई आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा मौका है कि आप हमारे साथ, क्योंकि इससे आपका बोर्ड का इम्तिहान ही बेहतर होगा। आप मेहनत करेंगे तो आपका बोर्ड का जो रिजल्ट है वो और बेहतर होगा। हम कोई बाहर की किताबें नहीं पढ़ाने जा रहे, आपको वही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाएंगे, क्योंकि वही बेसिस है नीट के इम्तिहान का भी। और कुछ एडिशनल किताबें होंगी, परंतु हम कोशिश करेंगे कि आपके 12th के एग्जाम की प्रायोरिटीज को पूरी तरह से अकोमोडेट किया जाए, तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहें। मेरे विचार से हमारे साथ में कुलदीप जी जुड़ गए हैं क्या? कुलदीप जी आप? सर। हाँ कुलदीप जी, प्लीज वेलकम। आप अपने बारे में बताएं। हमारे साथी कुलदीप सागर जी हैं, मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूं, परिचय दे देता हूं आपका। कुलदीप जी कुलदीप सागर जी हैं। वो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही काबिल साथी हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, भारत सरकार में कार्यरत हैं। और मैं अब उनको ये कहूंगा कि वो आप सभी को जो है अपने बारे में कुछ बताएं और अपना जो कुछ भी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करें। आपसे 2 शब्द प्लीज। Good evening, sir, and good evening, students. I am Kuldeep Sagar. I am here to join you for biology, and we are discussing here about NEET examination and board examination. As sir told you earlier, that according to me, NEET is based on subject of physics, chemistry, and biology. You all know about this. I am just talking about the biology. Sir, may I talk about? वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हेलो सर, अभी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो सर मैं बायोलॉजी के विषय में थोड़ा करना चाहूंगा कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा लाइट डालना चाहूंगा। सर बायोलॉजी मेनली 5 पिलर पर डिपेंड करती है, जैसा मैं सोचता हूँ नीट के लिए, जिसमें मेरे पास में तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, आफ्टर दिस जेनेटिक्स एंड देन इकोलॉजी। कवर करते हैं 25% 45% ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आ रही है, थोड़ी सी उनके तरफ से नेटवर्क का इशू है, परंतु थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे और बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आवाज आ रही है। और मैं उनकी जो बात है उसको रिपीट भी कर दूंगा आप सभी के लिए। कुलदीप जी, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि शोर थोड़ा सा आ रहा है। मैं सभी को कर रहा हूं, आप भी म्यूट हो जाएंगे क्योंकि उसमें।
आप अपने को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, पहले आपका माइक्रोफोन ऑन कर लीजिएगा और फिर आप अपने कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजी, मैं बता रहा था बायोलॉजी मेनली 5 पिलर पे बायोलॉजी टिकी हुई है, जिसमें फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी, ये 5 बड़े पार्ट हैं। मैं बात करूंगा केवल इसमें प्लांट पार्ट की, जिसमें केवल बॉटनी पार्ट की मैं बात करूंगा, जिसमें सेल बायोलॉजी और क्लासिफिकेशन और इसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी की मैं इनकी बात करूंगा बस खाली। 56 to 60% पार्ट बायोलॉजी में केवल यही टॉपिक कवर करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा जेनेटिक्स, फिर इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, फिर इकोलॉजी और उसके बाद क्लासिफिकेशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे बड़ा पार्ट, सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, और उसके बाद में जेनेटिक्स और उसके बाद में इकोलॉजी। ये 3 बेसिक सबसे बड़े मतलब पार्ट को कवर करने वाली चीजें हैं बायोलॉजी के अंदर। तो जब भी हम कभी क्लास शुरू करेंगे तो हम सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जेनेटिक्स छेड़ेंगे और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे, जिसमें प्लांट क्लासिफिकेशन की मैं बात करूंगा, और जिसमें मैं बात करूंगा ब्रायोफाइटा की, एंजियोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की, ट्रायोफाइटा की, टेरिडोफाइटा की, इनकी मैं बात करूंगा। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कवर करते हुए बस इकोलॉजी पे आ जाएंगे। इसके बाद में कुछ बेसिक सा बायोलॉजी में बच जाता है, जिसमें बायोमोलिक्यूल है या इंट्रो बच जाता है बायोलॉजी का, जिसमें लिविंग, नॉन लिविंग, छोटी चीजें बच जाती हैं। बाकी मेरे पास में जो बड़ा पार्ट है, जो 12th की एनसीईआरटी है, सबसे बड़ा पार्ट वो कवर करता है, और 11th की एनसीईआरटी थोड़ा कम पार्ट कवर करती है नीट में, जैसा मैं समझता हूँ, जैसा पिछले कुछ साल के एग्जाम में नीट में आ रहा है। अभी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई सवाल हो तो काइंडली आप जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर हेलो। Hello, sir. हाँ जी। So I'm Arushi Verma and I'm from Ghaziabad. Sir, I want to start from which chapter should we start biology first? Priti, would you like to answer this question? I think he is not audible. Arushi, what we have planned that in subsequent class, okay, today we Yes, have sir. not chalked out the plan, so we have planned that from Monday onwards your classes should start. आपकी classes Okay, 18 तारीख okay. से यानी कि मंडे से शुरू हो जाएं, ये हमारी कोशिश है। और हम हाँ हर जी, एक sir. क्लास में जो पहली क्लास होगी उस सब्जेक्ट की, उसमें डिटेल में इस विषय पर चर्चा करें कि किस तरीके से क्या क्या शेड्यूल रहेगा, क्या किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किस तरह से हमें Okay, पढ़ना है। sir. तो रेस्पेक्टिव Okay, sir. फैकल्टी, And क्योंकि आज के secondly, समय थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो okay, इसलिए sir. उस Okay, दिन sir. हम No इस क्वेश्चन problem. को एड्रेस कर देंगे। हाँ जी, no problem, sir. And secondly, I would like to thank for your step towards us. You're really doing a great job, and this was the dream of my parents to see me as a doctor. And I'm really very thankful to you, sir. Thanks a lot, sir. I would also like to thank you all in person. I would like to thank you because why I should thank you, because you are one of few. In India, Yes, we sir. have more than 40% population that is less than 18 year of age. That would be of your age, or in some later part of age, they will be 18 years. But most of them, they are not courageous enough. They don't have the courage, but to Yes, come sir. out Yes, sir. and start planning. So you people have shown that courage. You people have shown that determination. You people have shown that grit. So that is very important. And I believe that if we are looking for better India, future India, powerful India, then you people are the flag bearers. आप लोगों को, आप लोग हो उसके झंडे बरदार, आप लोगों को इस देश को, इस समाज को आगे ले जाना है। तो आप लोग अपने आप को कम मत देखिए, आगे बढ़िए, ज्यादा से ज्यादा मौकों की तलाश कीजिए, और ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में, है ना। हमें अपने आप को Yes, केवल यहाँ तक सीमित नहीं रखना है, हमें इस पूरी दुनिया में अपनी योग्यता को दिखाना है।
तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा और आप लोगों का धन्यवाद भी करूंगा कि आप लोगों ने ये सामर्थ्य दिखाया है। बस एक ही अपेक्षा रहेगी कि ये जो सामर्थ्य है, ये जो साहस आज आप दिखा रहे हो, ये साहस कमजोर ना हो। ऐसा ना हो कि समय के अनुसार ये कमजोर होता जाए। तो इसमें हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे। और एक चीज और मैं जरूर बोलूंगा जो मुझे बहुत जरूरी और बहुत प्रिय है, मुझे लगता है कि देखो, एजुकेशन से बाहर निकलकर भी हमें देखना है। केवल डॉक्टर बन जाना, आईएएस बन जाना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, निश्चित रूप से बड़ी चीजें हैं, ये व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, कैरियर की उपलब्धियां हैं, पर हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। और मैं आप सभी से एक ही चीज की उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ऐसे इंसान बने, ऐसे डॉक्टर बने आने वाले समय में, जो मूल्यों पर आधारित हो, जिनकी जीवन शैली ऐसी ना हो कि पैसा मुझे बहुत सारा कमाना है इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। नहीं, मैं एक बेहतर जीवन अपने लिए, औरों के लिए ऐसा डॉक्टर बनूं, ये मेरी आप सभी से अपेक्षा होगी। और हम लोग निश्चित रूप से आपसे बार बार इस बात को दोहराते रहेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कहीं नहीं आएगा, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अच्छे डॉक्टर आप केवल और केवल तब अच्छे बन पाएंगे जब आप एक अच्छे इंसान हो। नहीं तो आप पैसा कमाने की मशीन बन जाएंगे और कुछ नहीं बनेंगे। ठीक है, नोट छापने की मशीन बन जाएंगे, आप अपने घर में बहुत सारे ढेर ढेर नोट तो इकट्ठा कर लाएंगे, पर ना तो समाज में आपका कोई योगदान होगा, ना आपके अपने पर्सनैलिटी में कोई योगदान होगा। तो आप ऐसे डॉक्टर बनिएगा, उसके लिए मैं लगातार तो आपसे बात करते रहेंगे। समाज में जो भी योगदान हो उसकी भी आपसे अपेक्षा रखेंगे। हेलो सर जी मैं सुभाष मौर्य सर। जी जी सर मैं हिंदी बोर्ड से हूँ, तो सर हिंदी में सिलेबस पढ़ाया जाएगा सर इंग्लिश में? मेरे ख्याल से आपने मेरी बात पहले सुन ली होगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ जो क्लास का मीडियम होगा, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम क्लास करेंगे। हम क्लास इंग्लिश में नहीं करेंगे, परंतु फिर भी सभी लोगों को और आपको भी कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अन्यथा आप जब डॉक्टर बन जाएंगे, आपको बहुत बार ऐसी सिचुएशन होगी, आपकी पढ़ाई पूरी तरह से इंग्लिश में होगी, वहाँ मेडिकल में सारी बुक्स इंग्लिश में हैं, आपको कई बार पेशेंट से डील करना है तो उसमें भी, उसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कई बार टीचर्स, ऐसा भी बहुत सारे मौके आएंगे, तो आपको हर सिचुएशन में इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको धीरे धीरे तैयार करें इंग्लिश भाषा के लिए। परंतु इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि हमारे साथ में कई सारे हिंदी स्टूडेंट हैं, तो उनको कहीं नुकसान ना हो, वो कहीं पीछे ना छूट जाए। यही तो सर, हिंदी में तैयारी कर सकते हैं सर, इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है। तो उसे समझ को बनाना शुरू करेंगे ना, घबराते क्यों हो? अभी से उसके लिए काम करना शुरू करेंगे, 6 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा। सर हमें स्टडी प्रोवाइड किया भाषा की अपेक्षा सब्जेक्ट की पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो बोल रहे थे हिंदी के लिए, हेलो जी सर, जो हिंदी के लिए बोल रहे थे, भाषा इतना महत्व नहीं रखती है अभी स्टार्टिंग में। जो तैयारी के लिए सब्जेक्ट की, विषय की पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। आप विषय को बहुत डिटेल में, बहुत पकड़ के साथ पढ़िए। इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल कुछ टर्म्स का फर्क होगा, और हम इसी तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके पढ़ा रहे होंगे, जो कि सभी लोगों को समझ में आएगा। तो हौसला रखिए, सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िए। सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनकी पकड़, सब्जेक्ट की पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर मैंने सर अभी डी फार्मा फाइनल किया, तो इसलिए पूछ रहे थे सर, मैं नीट का एग्जाम सर तैयारी करूं उसकी मैं। हाँ बिल्कुल, उसको डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, सोचने के साथ साथ डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटरमाइंड रहिए, दृढ़ रहिए अपने निश्चय पे कि हाँ नीट करना है तो नीट करना है। उसके लिए पहले तो ये सोचना है कि मेरे को नीट करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। पहला स्टेप कवर करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में आप डगवाइए में, आप दृढ़ निश्चय करिए कि मेरे को नीट करना है।
ठीक है, मेडिकल जाना है, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करिए, अपने समय को प्लान करिए, पढ़ाई को प्लान करके उसके हिसाब से चलिए। क्योंकि सर मेरा इस साल मेरा बीटीई से उत्तर प्रदेश बीटीई से मैंने डी फार्मा फाइनल हुआ है सर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने डी फार्मा किया है, आप मेडिकल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर, पर मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। बिल्कुल उस पे निश्चित रहिए, अपने जो है आपके एम पे निश्चित रहिए, उसके हिसाब से फिर आपको अब एक हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी टू योरसेल्फ कि आप करना चाहते हैं, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि हाँ आप मेरे को करना है। अच्छा सर, तो सर क्लास 18 तारीख से लगेंगी सर? बिल्कुल 18 तारीख से क्लास शुरू हो जाएंगी। सर टाइम सर इसका क्या रहेगा सर? टाइम सर ने जैसे बताया, डॉक्टर प्रवीण ने बताया है, मॉर्निंग में हम लोग कोशिश करेंगे 7:30 से लेके 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी हफ्ते में 6 दिन। जी सर। वन क्वेश्चन सर। थैंक यू सर। सर सर मेरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कौन बोल रहे हैं? कौन कौन सी किताब लेनी है ये भी आप बता दीजिए। हेलो, हाँ, किताबों के लिए अभी हम बता रहे हैं कि भाई जो नीट का बेस है, जो आधार है नीट का, वो एनसीईआरटी की किताबें हैं, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की किताबें, वही उनका आधार है। आप नीट का एग्जामिनेशन देखेंगे, नीट के एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे, वही सिलेबस कवर किया जाता है नीट में। ओके सर, नोट कुछ और तो आप मटेरियल कोई बुक प्रोवाइड कराना चाहेंगे आप, तो उसका नाम आप कुछ बता दीजिए आप। हाँ, बीच में हम लोग जैसे जैसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, बुक्स का आपको सजेशन बिल्कुल दिया जाएगा। एक अच्छा लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा उसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की किताब को बेस आप रख के एक लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आज का केवल जो सेशन का, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने टाइम को जो क्रॉस कर चुके हैं, 7:45 तक हमें ये सेशन खत्म भी करना है। तो जो आज के दिन का जो कार्यक्रम है वो यही था कि हम आपको फैकल्टी से परिचय करा दें, सिस्टम से परिचय करा दें, किस तरीके से ये क्लासेस होंगी, क्या क्या यहाँ किस तरीके से चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, और आप लोग भी इस सिस्टम से कंफर्टेबल हो पाए। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये जो सवाल हैं, बुक्स के सवाल, क्योंकि हर एक विषय के अलग अलग बुक्स हैं, तो वो बेहतर होगा जब वो फैकल्टी की क्लास होगी तभी हम उस सवाल को रेज करें। तो सभी फैकल्टी अपने अपने विषय के जो बुक्स हैं, मटेरियल हैं, वो आपको समय समय पर प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ साथ ये मटेरियल और बुक्स आपको हम वेबसाइट पर भी अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर। जी सर, अगर कोई कल से जैसे नीट की प्रिपरेशन करे तो क्या वो कर सकते हैं? आपकी आवाज टूट रही है डियर। जो भी सवाल आपका है, अगर किसी का सवाल ना समझ आए तो चैट में भी अपने सवाल डाल सकता है। यदि किसी को ना समझ आए तो वो चैट में अपने सवालों को ऐड कर सकता है। ठीक सर, तो हाँ जी, लीव नाउ। कौन जो है स्टूडेंट है? कोई और सवाल है? नहीं तो हम इस मीटिंग को क्लोज भी कर सकते हैं। कोई सवाल? पूछ रहा, नोट्स कैसे प्रोवाइड कराएंगे? नोट्स कैसे प्रोवाइड कराएंगे? देखिए, हमारा जो सिस्टम है, हम स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर डाल देते हैं। स्टडी मटेरियल आपको वेबसाइट पर मिलेगा, आप वहां पर अपने स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। अगर संभव हुआ भविष्य में, अभी हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, भविष्य में ऐसा हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बुकलेट्स प्रोवाइड कर दें, पर वो अभी के लिए नहीं कह सकते। अगले 3 महीने तक कम से कम उनका समय लगेगा। ठीक है, हमारे कुछ और साथी हैं जिनके चैट में सवाल हैं, तो वो सवाल हम लोग ले लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से होगी प्रिपरेशन? जी हाँ, बिल्कुल बेसिक से ही होगी, और एनसीईआरटी पर बेस करके हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो शुरू करेंगे। एक और सवाल है, अगर कोई भी आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो नीट क्रैक कर सकते हैं? कौन? सुशील, डॉक्टर सुशील से मैं चाहूंगा कि वो इसका उत्तर दें कि अगर कोई आज से प्रैक्टिस कर रहा है, इनका सवाल ये है
कि जून महीने में इम्तिहान है, लेट्स से अज्यूम कि जून महीने की तारीख आती है, तो क्या वो इन्हीं 5 महीने में वो सफिशिएंट तैयारी कर पाएगा? तन्मय पूछ रहे हैं सवाल मेरे ख्याल से। जी तन्मय पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं जो भी है मुझे नाम, हाँ तन्मय, आपकी बैकग्राउंड अब मेरे को बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? हेलो। जो भी स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, जो 3 महीने की प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो 3 महीने में बिल्कुल मुमकिन है कि आप नीट में आप अपीयर हो पाएं और अच्छे मार्क्स ला पाएं। लेकिन उसके लिए वही है, आपको एक टाइम मैनेजमेंट अपना करना पड़ेगा, अपने प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई आप 3 महीने में 4 सब्जेक्ट को कैसे कवर करते हैं। बायोलॉजी के इसमें नीट के 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 3 महीने में उन 4 सब्जेक्ट को कैसे कवर करते हैं वो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। हार्ड वर्क चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं बार बार टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। आप मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत को आप सही दिशा में करना है। आपको उसका एम्फेसिस सबसे पहले आपको जोर लगा के सिलेबस पढ़ना है, नीट का सिलेबस पढ़ना है सभी लोगों को। नीट में सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, वहीं से सवाल आते हैं। सब कुछ डिसाइडेड होता है, क्वेश्चन बैंक होते हैं, वो डिसाइडेड होता है, उसी क्षेत्र से सवाल आते हैं। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि मेरे को कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। सभी लोगों के लिए यह है 3 महीने बहुत डेडिकेशन, सिंसियरिटी और हार्ड वर्क करें आप, जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे आपके सभी लोगों के। चलिए, एक सवाल है ये कि क्या क्लासेस रोज मतलब तीनों सब्जेक्ट की क्लास रोज होंगी या डेली एक सब्जेक्ट की क्लास होगी? क्लास डेली एक सब्जेक्ट की होगी, 3 दिन, मतलब उस तरीके का एक सिस्टम रहेगा। लगभग 10 से 11 क्लासेस एक महीने में बायोलॉजी की होंगी। लगभग हमारे हिसाब से 25 क्लासेस एक महीने में रहेंगी। उन 24-25 क्लासेस में 10-11 क्लासेस आपको बायोलॉजी की रहेंगी, 7-8 क्लासेस केमिस्ट्री की और 6 से 7 क्लासेस फिजिक्स की रहेंगी। मोटे मोटा नीट का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। पूरा प्रयास होगा कि सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, यू गॉट योर शेड्यूल आफ्टर। ठीक है, ये शेड्यूल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, from when are the classes starting? जी बोलिए, दोबारा बोले। Sir, from when are the classes starting? 18 तारीख, परसों से, मंडे से। Okay, sir. Okay, thank you. जी कोई और क्वेश्चन है? 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर मुझे लगता है हमें सेशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सर हाँ, एक स्टूडेंट का टाइम चेंज का रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है टाइम चेंज करना अभी संभव नहीं हो पाएगा, अभी आप लोग थोड़ा सा, पर फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा आपको जल्दी उठना पड़ेगा 7:30 बजे के क्लास करने के लिए। परंतु क्योंकि आपको घर पे रहकर क्लास करनी है, तो मुझे लगता है ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। आपके और भी टास्क हो सकते हैं, आपको कहीं जाना हो सकता है, तो 7:30 से 9:30 तक का ठीक वो है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई और ऐसा जरूरी लगा, तभी हम टाइम चेंज करना कंसीडर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। हेलो। हाँ मैं बोल रहा डॉक्टर सुशील, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे शेड्यूल जरूर पोस्ट करेंगे, सभी बच्चों के लिए शेड्यूल पोस्ट किया जाएगा। लेकिन मेरा एडवाइस है कि उस शेड्यूल के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, पढ़ के रखिए उस सब्जेक्ट को। जो भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लास होनी है उसको एक बार पहले पढ़ के रखिए। अपने डाउट निकालिए कि सब्जेक्ट को कहाँ आपको डाउट आ रहे हैं, जिससे कि आपको जब पढ़ाया जाएगा तो अपने डाउट क्लियर करिए। और जब हम पढ़ाएंगे तो आपको जो भी कमी होंगी, आपकी तरफ से जो कमियां रह वो पूरी हो पाएंगी। तो पहले से आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ के रखिए, शेड्यूल्ड टॉपिक को पढ़ के रखिए पहले। सभी बच्चों से मेरा जो है एडवाइस है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ चलिए, मुझे लगता है अच्छा हमारे एक विशेष साथी हैं और अरुण जी हमारे साथ ज्वाइन कर पाए हैं। अरुण कुमार जी हमारे एक स्पेशल फ्रेंड है, स्पेशल गेस्ट हैं आज के इवेंट के लिए। थोड़ा सा शायद देर से ज्वाइन कर पाए हैं, ये पता नहीं क्या, तो मैंने नहीं देखा। तो अरुण कुमार जी हमारे साथ में हैं। अरुण कुमार जी हमारे पीसीएस का, अरुण जी ने अभी एग्जाम क्लियर किया है और जो उसका बेस्ट सर्विस होता है वो अरुण जी को मिला है। अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरुण
या गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। तो मैं अरुण जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट वो अपनी बात रखें, जिससे पहले कि हम ये आज का सेशन बंद करें। जी अरुण, आप थोड़ा सा बच्चों को अपने कुछ बता सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं। सर बिल्कुल। सर सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल। आप सभी काफी यंग एज में और मेडिकल कंपटीशन के लिए आप जा रहे हैं। सबसे पहले तो कंपटीशन के कोई भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो आपको देखना होगा आपका कंपटीशन खुद से तो है, खुद के साथ एक रिलेटिव कंपटीशन है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उससे ज्यादा आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आप दूसरे से आगे निकल पाए, तभी इस कंपटीशन में सक्सीड हो पाएंगे। सेकंड थिंग, आपको जैसे सबने बताया, सर ने बताया, एनसीईआरटीज पर फोकस करना है। इवन आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, हम भी वहाँ पर एनसीईआरटीज पढ़ते हैं। और जो मेडिकल का आपका एग्जाम है, अगर आप वहाँ पर आपकी 11th और 12th क्लास की बुक्स को अच्छे से कर पाएंगे तो आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। सेकंड थिंग, आपको ये नहीं सोचना कि कितना आपको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन दिखाना है, कंटिन्यूटी रखनी है किसी भी एग्जाम में सक्सीड होने के लिए। आप आराम से कर पाएंगे इस एग्जाम को अगर आप क्लास को फॉलो करते हैं। अगर आप क्लास को फॉलो करते हैं और हार्ड वर्क कंटिन्यू रखते हैं तो आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। वन थिंग, ये कभी किसी ने लैंग्वेज का बैरियर का बात उठाई थी कि लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरा भी स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम था, बाद में मैंने इंग्लिश मीडियम से बीटेक एंड एलएलबी किया है और अभी मैं सिविल सर्विस यूपी पीसीएस में एसडीएम हूँ। तो अभी मैं अपना जब सर्विसेज की तरफ जा रहा हूँ तो वहाँ पर हमें हिंदी टर्म मतलब सब कुछ हमें अपना हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं पता, आख्या एक वर्ड है, रिपोर्ट को आख्या बोलते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। तो ये बैरियर, लैंग्वेज का बैरियर कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, आप इसको अपने माइंड में सेटअप मत रखिए। कुछ टर्म्स हैं साइंटिफिक, कुछ टर्म्स हैं, उनको आपको हिंदी भी सीखना है, इंग्लिश भी सीखना है। तो बेहतर होगा आपके लिए कि आप अभी से उनको इंग्लिश में उनका जो ट्रांसलेशन है उसको करके रखें, और हिंदी में भी आपके लिए नई टर्म है, इंग्लिश में भी। तो अच्छा होगा तो आप इंग्लिश में ही सीख, बाकी आपको आगे आप जब एमबीबीएस करेंगे तब भी उसमें फायदा मिलेगा। तो लैंग्वेज का बैरियर जस्ट आपके माइंड में है, माइंड से ज्यादा कुछ नहीं है। नई लैंग्वेज है, सबको सीखना पड़ता है, सही नए टर्म सबको सीखना पड़ते हैं। बाकी अभी आप करिए स्टार्ट, आप अच्छे से सक्सीड हो पाएंगे। टाइम भी ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और सर ये आपका काफी अच्छा इनिशिएटिव है मेडिकल, क्योंकि मैंने भी सर बायोलॉजी, मेरे पास पीसीएमबी था, तो मेरा भी एक एम्बिशन था कि लाइफ में डॉक्टर बनना है, बट वो तो नहीं हो पाया। और मैंने भी काफी सारे एग्जाम दिए थे, हमारे टाइम में डीपीएमटी होता था, ये नेशनल लेवल का भी एग्जाम होता था, यूपी का अलग होता था। तो उस टाइम मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे, मेडिकल में नहीं हो पाया मैं, बाई चांस फिर मुझे बीटेक लेना पड़ा। उस टाइम सीट्स भी कम होती थी, बट अभी के टाइम में आपके पास मटेरियल भी है, आपके पास अरुण, यू वर मेड फॉर समथिंग बेटर। वैसे ऐसे बेटर और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट यू हैव डन, यू हैव अचीव्ड व्हाटएवर यू डिजायर्ड इन योर लाइफ, सो यू मस्ट बी कांग्रेचुलेटेड फॉर दैट। और जीवन में सफलताएं और असफलताएं तो लगी ही रहती हैं, हमें इनसे घबराना चाहिए भी नहीं। सर बायोलॉजी मैं सर जैसे मतलब आप मेडिकल लाइन की तरफ जा रहे हैं तो बायो में आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। बायो मेरा भी काफी स्ट्रॉन्ग था, मैं अपने मतलब स्कूल में तो हाईएस्ट स्कोरर था बायोलॉजी में। और अभी चीजें चेंज हो गई, चीजें बढ़ रही हैं, साइंटिफिक चीजें आपके पास मोबाइल से आप क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज हैं, आपको पीडीएफ मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। तो कॉन्स्टेंट आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास सुविधाओं का अभाव है। बिल्कुल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी के साथ होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आप हार्ड वर्क करिए, सक्सीड आप बिल्कुल होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इन्हीं सब चीजों के साथ, और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका एक कदम बहुत सराहनीय है कि आपने मतलब मेडिकल इस लेवल पर मतलब 12th क्लास के लिए मतलब सोचा बच्चों को, कि आप सर्विसेज में हैं ऑलरेडी और आप इवन सिविल्स के लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपने मेडिकल की तरफ भी सोचा, तो ये बहुत अच्छा है सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस बैच से बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे और अच्छा करेंगे लाइफ में आगे चल के। इन्हीं सब के साथ तो मैं अपना ये खत्म करूंगा, और बच्चों से मैं आप सबसे मिलता रहूंगा बीच बीच में। अगर आपको कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे एज ए टीम काम करें, और सब आप सक्सीड हो पाएंगे इस एग्जाम में। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका। और इसके साथ मैं सोचता हूं कि आज का कार्यक्रम हम अभी ये खत्म करते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स घबराए नहीं, आप लोग अपने सवाल जवाब व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, वहां पर आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपके जो ये टेस्ट का रिजल्ट है ये अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे,
ये टेस्ट का रिजल्ट आपके सेकंड टेस्ट के बाद 10 दिन बाद जो टेस्ट होगा। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? मुझे लगता है किसी का नॉइज आ रहा है, तो हम आज का ये सेशन अभी खत्म करते हैं। आपके जो टेस्ट का रिजल्ट है वो कंबाइंड दिया जाएगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। आपका जो रिजल्ट होगा वो कंसोलिडेटेड तरीके से दिया जाएगा, इकट्ठा करके दिया जाएगा। तो आप को हम 10 दिन बाद ही उसका जो सेकंड टेस्ट है उसके बाद ही आपका ये रिजल्ट शेयर करेंगे, ठीक है। और हम लोग 18 तारीख से अपनी ये क्लासेस शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की हम ये मीटिंग खत्म करते हैं। हमारे पास मैसेज भी आने लगा है, 5 मिनट बाद ये मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी जी। लेकिन 12-15 ठमा दिली चलिए ठीक है, तो मैं ये मीटिंग को हम अब खत्म करते हैं। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें, गुड नाइट, और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Thank you for your precious time, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। हेलो। Good night, friends.
अच्छा, जाके बैटरी खत्म हो गई, 19% चल रहा है बराबर 4 तो का घूटा बंदे रहते हैं। दुआ क्या कर रहे हो? हाँ,